वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जो भी बैंक के एग्जाम के लिए जो भी तैयार कर रहे थे उनके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, मतलब कल ही में मैं एनडीए के बारे में जो निकला है पोस्ट, उसके बारे में मैं डिटेल्स एनालिसिस किया था। मतलब कौन कौन एलिजिबल है, कितना एज से कितना एज तक होना चाहिए, एज लिमिट एंड देन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड उसके बाद मतलब क्या क्या करना है, क्या क्या मेडिकल टर्म्स कंडीशन है, क्या क्या सिलेबस में है, फिर कैसे तैयार करना है, क्यों यहाँ से मेरे चैनल में सब कुछ तैयार करना है। एंड लेकिन सब्जेक्ट मतलब मैथ जो 300 मार्क्स था वो आपके हिसाब से और अलग से यूट्यूब चैनल या फिर आपके मतलब बुक्स टेक्स्ट बुक मटेरियल से भी आप कर सकते हो। मैं डिटेल्स वहाँ बोला था। जो भी मतलब प्लस टू क्वालिफाई किए हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर इस साल कंप्लीट किए हैं, या फिर एग्जाम देके अभी अभी मतलब रिजल्ट उनका निकला है, वो अप्लाई कर सकते हो। एज ए होप इंडिया में जब जाते हो, मतलब एज ए होप आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू समथिंग फॉर नेशन एंड कंट्री देन यू कैन। तो ऐसे ही मतलब अभी मतलब समझाने वाला हूँ जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा खासा जो माना जाता है। मतलब देखो, एसबीआई हो या फिर आरबीआई हो या फिर आईबीपीएस हो, इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र भी बहुत जगह होते हैं। मतलब घर के पास ही मिल ही सकता है, भी नहीं मिल सकता है। लेकिन जो आरआरबी होता है कहीं ना कहीं आपके मतलब सिक्योर, मतलब स्टेट, ऑलवेज स्टेट, जो भी स्टेट में आप डालोगे वहाँ का प्रिफरेंस लैंग्वेज, मतलब मान के चलो आप उड़ीसा के मतलब कैंडिडेट हो, बैंक अप्लाई करना चाहते हो, बैंक जब करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, तो आप यही कर सकते हो। मतलब यहाँ तो अप्लाई कर सकते हो, तो आपका मतलब प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज भी वही उड़िया होना चाहिए। तो इसी हिसाब से भी कहीं भी मतलब एक बंदा मतलब उड़ीसा से है, वो सोचेगा कि नहीं मैं बेंगलोर में अप्लाई करूँगा, वहाँ भी कट ऑफ भी कम जाता है एंड मेरा रिलेटिव भी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पर डालो। लेकिन क्या है कि वहाँ का लैंग्वेज भी सीखना जरूरी है, जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज, मतलब कर्नाटक मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी आरआरबी में डालोगे, तो जो भी ये सब डिटेल्स में बोलने वाला हूँ, देखो क्या मतलब बहुत सारे एक बम्पर ये जो है मतलब कंडीशन है अभी कोविड-19 फिलहाल, इसी के अंदर में भी इतना बड़ा खुशखबरी है। मतलब एंड बहुत सारे का सिलेक्शन होने के भी चांसेस भी है, क्यों ना इतना ही। मतलब देखो जब भी 10,000 प्लस क्रॉस करता है बैंक्स एग्जाम, जो पोस्ट भी निकलता है, मान के चलो रेयर है, सच में भी रेयर है, क्योंकि इतना ही जब नहीं निकालते हैं, आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई हो या फिर आरबीआई हो, इतना ढेर सारा मतलब लगभग कम से कम मतलब मैक्सिमम 7,000 के आसपास जाता है या 8,000। लेकिन ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो यहाँ पर जितना भी मतलब पोस्ट निकला है वो है 10,368 पोस्ट, इतना ही पोस्ट है। मान के मतलब सोचो कितना ढेर सारा पोस्ट है। लेकिन ये नहीं कि एक ही स्टेट में मतलब इतना ही पोस्ट है, ये एकदम इंडिया में मतलब टोटल इंडिया में इतना ही पोस्ट है। तो चलो वहाँ पर भी देखते हैं। स्केल 1 में मतलब पीओ जैसा स्केल 1 उनको बोलते हैं, ऑफिसर हैं। उसके साथ ही साथ फिर जो भी ऑफिशियल असिस्टेंट होते हैं, जिनको भी हम अभी मतलब अलग सा बैंक में क्लर्क बोल देते हैं, वो सब के बारे में हम मतलब मैं डिस्कशन करता हूँ। चलो फिर देखते हैं। चलो फिलहाल यही है कि मतलब देखो परसों ये नोटिफिकेशन आया है 28 को। मतलब अभी देखते हैं कौन सा मतलब कौन एलिजिबल है। पहले तो मैं ही बोल देता हूँ, मिनिमम आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन का कोई भी ग्रेजुएशन, मतलब आप आर्ट्स में हो, आर्ट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, आप एलिजिबल, देन यू आर एलिजिबल। देखो मतलब जैसे ही मैं बोला था एनडीए में जो भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर भी एप्लीकेशन मतलब जो भी बोला था, नहीं देखे हो तो फिर जाके देखो। वहाँ पर मतलब उनका जैसे ही मतलब ईयर चलता जाता है उसका कोर्स मतलब तरीका, मतलब कोर्स जैसे कि 2 टाइम्स निकलता है, तो 1 and 2 करके, मतलब इंडिया 1 इंडिया 2 CDS 1 CDS 2 ऐसे लिखते हैं। इसे ठीक तरीके मतलब एज इट इज एग्जैक्ट यहाँ पर भी आरआरबी ना जब मतलब इतने दिन तक वो आरआरबी सीआरबी आरआरबी ये आरआरबी बी, हाँ ऐसे करके मतलब ऐसे करके वो अभी जो निकला है उसका मतलब जो भी मतलब जो कितना टाइम वाला, मतलब कितना टाइम से हो गया है, मतलब कौन सा आरआरबी है, तो आरआरबी एक्सएस, इससे याद करना। देखो किसके लिए निकला है आरआरबी, मतलब जो ग्रामीण में जो बैंक्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे रूरल बैंक बोलते हैं, जो एक कॉर्पोरेट के अंदर में आते हैं, कोऑपरेटिव मतलब बैंक, ग्रामीण बैंक उनको बोलते हैं, वही है ये।
मान के चलो, मान के नहीं मतलब इनश्योर, ये जो बैंक में ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो एंड एक ही स्टेट में मतलब खुद के स्टेट में रहकर काम करो जीवन भर, वो इससे बड़ा मतलब बैंक में अच्छा खासा नौकरी मैं भी नहीं देखा हूँ। मतलब ये बहुत बढ़िया है, मान बहुत से बहुत बढ़िया है, बस इसको आप तैयार करके पढ़ना। लेकिन देखो मैं बैंक का नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, ना ही अभी अभी स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ से भी अब रीजनिंग मैथ जो भी मैं पढ़ाऊँगा एसएससी या रेलवे के लिए, ये भी बैंक के लिए आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। उसके साथ ही साथ बस जो आपको अलग सा देखना है वो है बैंकिंग अवेयरनेस, दैट्स इट। एंड मैं एंड पॉजल थोड़ा बड़ा बड़ा जो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर नहीं करूंगा, मेरे चैनल में टाइम होगा तो फिर कर दूंगा, क्योंकि अलग सा एग्जाम में इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं आता है मतलब रीजनिंग में, जो स्पेशली पजल का टॉपिक है। तो जो भी है मैं वहाँ पर करा दूंगा, वहाँ पर भी देख सकते हो। इसके साथ ही साथ जो भी बहुत सारे मतलब अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके मतलब चैनल पे आप रेगुलर विजिट करके भी बैंक की प्रिपरेशन, इस एग्जाम के लिए भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो फिर देखते हैं। हाँ, जब भी किसी एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हो, मैं बार बार बोला हूँ, जब भी देखते हो ना मतलब सही ढंग से कौन सा मतलब कहाँ अप्लाई करना है वो भी देख लो। ये जो अप्लाई करना है डायरेक्ट www.ibps.in, क्योंकि ये जो आरआरबी के जो पोस्ट कंडक्ट करते, देखो एसबीआई एंड आरबीआई के छोड़कर जितना भी मतलब पोस्ट है होता है पीएसयू सेक्टर में, मैं प्राइवेट सेक्टर का जॉब का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, या फिर हो गया आपका एक्सिस बैंक, हाँ, कोटक महिंद्रा, इसको मतलब ए में नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो भी उनके हिसाब से वो रिक्रूटमेंट उनका ऑफिस डायरेक्ट कर लेता है, या फिर सेंट्रल मतलब जो जहाँ पे एक स्टेट में जो हेडक्वार्टर वहाँ भी कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो नहीं करता है आईबीपीएस कंडक्ट, या फिर एसबीआई एंड आरबीआई के अंडर में जो भी पोस्ट होता है वो आईबीपीएस कंडक्ट नहीं करता। आईबीपीएस ओनली कंडक्ट करता है उनका मतलब खुद ही मतलब क्लर्क पीओ जब निकलता है, मतलब 16 से जो मतलब हमारे मतलब कमर्शियल जितने भी और बाकी बैंक थे वो मर्ज होकर बहुत कम हो गए हैं अभी, तो उनके मतलब वो कंडक्ट करता है आईबीपीएस। एंड इसके साथ ही साथ जो रूरल बैंक भी जब अभी यही निकला है, इसको भी आईबीपीएस कंडक्ट करता है, इसलिए आपको इस साइड में जाकर अप्लाई करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए क्या है। देखो द ऑनलाइन हम क्या है देखते हैं। देखो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट, इसको कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी बोलते हैं कि नहीं, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी बोलते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबीएस सीआरपी आरआरबीएस एक्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स, मतलब देखो यहाँ पर ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं एंड ग्रुप बी भी हैं, दोनों टाइप का होगा। ग्रुप ए ऑफिसर्स मीन्स ऑफिसर्स मतलब मान के चलो बैंक या एसबीआई में जो पीओ होते हैं, पीओ क्लरिकल नहीं, क्लर्क नहीं, जो पीओ होते हैं बस वही है, मतलब उनको बोलते हैं स्केल 1 स्केल 2 एंड स्केल 3, समझ पा रहे हो नहीं, उनको बोलते हैं स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3। मतलब देखो यहाँ पर भी मैं इन शॉर्ट बोल देता हूँ, आगे जाके भी बोलूँगा कि जो स्केल 2 या एंड स्केल 3 है उनके लिए मतलब अलग सा भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब डायरेक्ट ओनली ग्रेजुएशन लेकर आप वो फॉर्म नहीं दे सकते हो, कहीं ना कहीं मतलब वो जो देखो यहाँ पर जो थर्ड में है स्केल थर्ड है, यहाँ पर जो स्केल थर्ड आई है ना, हाँ यहाँ पर जो स्केल थर्ड आई है, इसके लिए तो आप एक बैंक में ऑलरेडी पीओ कम से कम 5 साल किए हो कि नहीं, वो किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो स्केल 2 में वही है, लेकिन स्केल 1 में क्या है ना, स्केल 1 में है मतलब डायरेक्ट जैसे पीओ मतलब बैंक में पीओ बनते हैं एसबीआई में, इस तरह मतलब पीओ डायरेक्ट पीओ। 2 एंड 3 में कुछ मतलब 3 तो मैं बोल दिया, 2 आगे जाकर बोलूंगा क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन ग्रुप बी में क्या है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये एज इट इज सेम होता है जैसे कि बैंक में क्लर्क मतलब आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क, ऐसे ही मतलब क्लर्क को यहाँ पर रूरल बैंक में ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं एंड ऑफिसर को यहाँ पर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 में बोलते हैं। देखो कब तक आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, देखो मतलब कब एग्जाम होने वाला है, देखो मान के चलो अभी तक कोरोना का टाइम है, लेकिन देखो ये एप्लीकेशन मतलब फॉर्म निकल गया है, तो आपको क्या करना है, आपको जल्द तुरंत ही अप्लाई कर लेना है। मैं तो आगे बताऊंगा मतलब कब तक लास्ट डे इसका कब तक है। तो उसके साथ ही साथ क्या है,
ना इसका जो है मतलब वो भी दो बात बोल दिया है, मतलब ये भरने के बाद जब भी एग्जाम होगा कभी होगा, हाँ ये भी देखो ये भी 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। मतलब जैसे कि बैंक ऑलवेज इतना ही स्टेप्स रखता है, मतलब देखो जो क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए तो 2 ही स्टेज, मतलब प्रीलिम 2 और मेन 2, दोनों में क्लियर तो जॉब ले लो। लेकिन अब मतलब स्केल 1 या स्केल 2 स्केल 3 में एक ज़्यादा मतलब इंटरव्यू रखता था आगे पहले से, लेकिन यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव भी हो जाता है एंड फिर इंटरव्यू भी हो जाता है, वो भी रखता है मतलब मेन के बाद। मतलब स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 में 3 स्टेजेस होगा, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट में 2 ही स्टेजेस होगा, मतलब ओनली रिटन। तो ऑफिस असिस्टेंट क्लियर करना भी बहुत मतलब ईजी है एंड स्केल 1 भी क्लियर करना है ईजी है, लेकिन 2 एंड 3 में बहुत कम सारे पोस्ट होता है, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाता है। तो फिर देखिए चलो आगे देखते हैं। राइट, देखो यही है कि इन अगस्त विल बी कंडक्टेड बाय द, ये जो सब पोस्ट है मतलब निकला है वो कब एग्जाम होगा, इसका एग्जाम डेट भी दे दिया है मतलब आईपीएस ने। उसका एग्जाम डेट है टेंटेटिव अगस्त एंड सितंबर अक्टूबर। जैसे कि अगस्त एंड सितंबर मान के चलो, अगस्त लास्ट या फिर सितंबर और या फिर अक्टूबर में हो जाएगा। इसलिए आज से लेकर बस आराम से अगस्त लास्ट वीक तक मतलब डेट रखे प्रिपेयर करो। मतलब सितंबर होते ही आपको मतलब एकदम मन विथ मॉक टेस्ट आपको एकदम मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाना है, मतलब सब कोर्स खत्म करके एकदम से पढ़ना, मतलब मॉक टेस्ट एज इट इज जैसा एग्जाम में बैठोगे इतना टाइम एग्जाम देना है। मतलब प्रीलिम का, अभी तो प्रीलिम का टेस्ट दो कतई, मतलब अभी मेन का एग्जाम मत दो, क्योंकि देखो यहाँ पर आप फ्लक्चुएट हो सकते हो, क्योंकि ना आपके मतलब हाँ आप मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो तो फिर मेन सेट दे सकते हो। फिर भी मैं बोलूँगा मेन के चक्कर में भी प्रीलिम बहुत मतलब स्लो हो जाते हैं कहीं 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 बहुत सारे। क्यों ना देखो प्रीलिम जो होता है इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं होता है, मतलब 1 घंटा में 100 क्वेश्चंस करना है। तो वही है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मिलेगा 75 क्वेश्चंस मिलेगा इन 45 मिनट्स, 15 मिनट कम भी मिलेगा। तो जो भी है मतलब मैं वही बोलने वाला हूँ, मतलब आप अच्छे से मतलब देख के यहाँ पर प्रिपेयर करना। एंड मेन में क्या हो जाता है, देखो प्रीलिम में तो यही हो गया, लेकिन मेन में क्या हो जाता है ठीक मतलब अपोजिट बात क्या है ना, वहाँ पर टाइम भी बहुत होगा लेकिन आपको क्वेश्चन से नहीं आएगा, मतलब करने के लिए मतलब आप बहुत ट्रिक से बहुत मेहनत कर रहे हो तभी कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। मतलब एक जगह जहाँ कर मतलब आप सब कुछ हम 100 से 100 कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है अलग से। और एक बात मेन में क्या हो जाता है कि वहाँ पर ना आप नहीं कर सकते लेकिन टाइम है, इसलिए दोनों को लेकर फिर चलना है। ओके, ये जो एग्जाम होने वाला है मैं जैसे कि बोल रहा अगस्त लास्ट या फिर सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। अब इसके बाद क्या है ना, इधर जो जिनका भी उसके रिटर्न होने के बाद जो सिलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद मेन भी एग्जाम होगा। मेन एग्जाम होने के बाद भी देखो मतलब ग्रुप ए ऑफिसर के लिए क्या है, अंडर द सेम प्रोसेस विल बी कंडीशन बाय द नोडल रीजन रूरल बैंक विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस कंसल्टेशन विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर। देखो मतलब वही बोल रहा है, मतलब इंटरव्यूज कब है, रिटर्न है आपका मतलब अगस्त लास्ट या फिर सितंबर या फिर अक्टूबर, इतना ही मतलब हो जाएगा। मतलब मान के चलो सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, अगस्त लास्ट, मतलब मतलब 2 मंथ 2 मंथ्स एग्जैक्टली पूरा हो जाएगा। लास्ट वीक छोड़ दो, फिर यही मान के चलो 2 वीक्स मतलब 2 मंथ्स है आपके पास, मतलब 2 मंथ्स जो भी रिटर्न होगा 2 मंथ्स होगा। इसके बाद आपको मतलब रिजल्ट निकल दिया जाएगा, मतलब अक्टूबर जैसे ही खत्म होगा नवंबर फर्स्ट वीक में आपको मान के चलो निकल जाएगा आपका रिजल्ट। इसी में क्या करेगा फिर 3 वीक्स दे दे, मतलब नवंबर फर्स्ट वीक में रिटर्न रिजल्ट आ गया, जो भी सिलेक्शन हो गए मतलब लिस्ट में भी आपका नाम होगा, तो फिर आप रिटर्न के मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है। तो इंटरव्यू कहाँ पर होगा वही बोल रहे हैं, मतलब जैसे रूरल बैंक में जैसे मतलब स्टेट के अंडर में आप अप्लाई किए हो, सपोज आप उड़ीसा में अप्लाई किए हो तो उड़ीसा में जहाँ भी आपका हेडक्वार्टर होगा मतलब नोडल रीजन जहाँ भी होगा मतलब रूरल बैंक का, वहाँ पर आपका इंटरव्यू करा दिया जाएगा। तो ऐसे ही मतलब उड़ीसा में राजस्थान में जयपुर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर में, ऐसे ही मतलब जहाँ भी मतलब पंजाब में, कर्नाटक में, लेकिन नोडल ब्रांच में होगा। ओके, तो चलो फिर देखते हैं आगे फिर क्या है। देखो आगे ये एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू जॉइन एनी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड एट ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3
वही कि स्केल 1, हाँ, एनी एलिजिबल कैंडिडेट एस्पायर जॉइन रीजनल रूरल बैंक एज ग्रुप है ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के अंडर में जो काम करना चाहते हो, मतलब जो ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हो, इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस CRP फॉर RRB BX। मैं बोल चुका हूँ ये मतलब इसका जो सीरियल नंबर है जितना कितना बार मतलब ये हो चुका है RRB का, मतलब ये जो नए प्रोसेस ऑनलाइन के आने के बाद, जब भी ऑफलाइन हुआ था तो RRB अलग बात था, जो ऑनलाइन हुआ है उसके हिसाब से उनका बैंक में जितना IBS हो या फिर SBI हो या फिर RRB, उसका मतलब सीरियल नंबर बना दिया जाता है। वो 10th बार हो चुका है RRBS, इसलिए X। इसके बाद क्या बोल रहा है, मतलब देखो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस के ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 टायर, दैट इज ऑनलाइन। देखो पोस्ट में से यही बोला हूँ, देखो यहाँ पर 4 टाइप के पोस्ट है, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3। ऑफिसर में 3 टाइप्स का है एंड क्लर्क मतलब असिस्टेंट में 1 टाइप का है, मतलब यही बोल रहा है। लेकिन देखो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा मैं भी आपको बोल चुका था, मतलब देखो ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 वो थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 स्टेज में नहीं हुआ था, 3 स्टेज में होगा एंड बाद में वो फिर देखता हूँ मतलब बाद में मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि देखो यहाँ पर यही दिया है कि ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर स्केल असिस्टेंट का मतलब जितना स्टेजेस होगा वो सही है, मतलब सेम टाइप का है। स्टेज 1 स्टेज 2 मतलब प्रीलिम में, लेकिन स्केल 2 स्केल 3 में थोड़ा अलग है। ओके तो वही बोला ये क्या होगा 2 ही टायर में ऑफिसर असिस्टेंट एंड स्केल 1 ऑफिसर का कंडक्ट हो जाएगा। एक होगा ऑनलाइन और एक होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस, एक हो जाएगा प्रिलिमिनरी और एक क्या है और एक मेन। ओके बट अभी वही बोला है कि देखो हाँ अभी वही बोला है, मतलब 1 मिनट अभी देखो अभी बोला है कि देखो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 असिस्टेंट स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपल द एग्जाम विल बी 2 टायर ऑनलाइन हो जाएगा एंड विल बी हेल्ड 2 फेजेस प्रीलिमिनरी एंड मेन हो जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स candidates who qualify the prelim examination and shortlisted will have to appear for main exam. They will be provisionally allotted on the basis of the marks obtained by them in main exam, the vacancy reported by them। मैं जैसे कि बोला था मतलब ऑफिस असिस्टेंट में क्या हो रहा होता है कि भले ही स्केल 1 का मतलब प्रोसेस भी 2 ही टाइप का है, उसके बाद इंटरव्यू स्केल 2 स्केल 3 का थोड़ा इंटरव्यू के साथ साथ अलग कुछ हो सकता है एज ए नोटिफाइड। यहाँ पे भी नोटिफाइड मतलब बिलो में हम जब डिस्कशन करेंगे देखेंगे, लेकिन स्केल 1 में वही होगा स्केल, लेकिन प्रीलिम मतलब ऑफिस असिस्टेंट में क्या होगा वही सेम होगा, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट में 2 ही एग्जाम के बाद अकॉर्डिंग टू मेन एग्जाम, मतलब प्रीलिम तो क्लियर कर लिए लेकिन मेन में आप ऑफिस असिस्टेंट मतलब वहाँ पर भी क्लियर किए हो लेकिन अच्छा खासा मार्क्स है तो आराम से आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रह सकते हो, फिर नहीं मिल सकता है बस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा मतलब ऑफिसर हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा मतलब ऑफिसर स्केल 1 में भी वही प्रीलिम होगा मेन होगा, लेकिन मेन के बाद मार्क के हिसाब से सिलेक्शन नहीं, मतलब उसके बाद फिर इंटरव्यू हो सकता है ऐसे ही। तो चलो फॉर द पोस्ट ऑफिस में बोल दिया पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड ओके and shortlist will have to appear for main exam and shortlist can in the main exam will subsequently be called for a common interview। हाँ वही बोला मैं, तो देखो स्केल 1 में क्या होगा बस ऑफिसर में थोड़े अलग क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है इसलिए उसका इंटरव्यू होगा उनका, हाँ नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक है। ओके तो वो भी वही होगा मैं जैसे ऊपर बोला था, मतलब कहाँ होगा ना नोडल ऑफिस के ब्रांच में होगा आपका, जिस स्टेट के लिए भी आप अप्लाई किए होगी जिस RRB के अंडर में। ओके फिर चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो स्केल 2 स्केल 3 के बारे में जो थोड़ा बोल देते हैं। देखो जो स्केल 2 है वो कुछ स्पेशल में बोला था ना, कुछ अलग तरीके से मतलब ऑफिसर से और ऊपर का कुछ लेवल है, इसलिए उनका मतलब जो सिलेबस या फिर जो एग्जाम करना मतलब होगा कंडक्ट वो थोड़ा अलग रहेगा। इसलिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 2 है जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ब्रांच के लिए, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ब्रांच के लिए पोस्ट ऑफिसर स्केल 2 होगा एंड स्केल 3 भी होगा। देखो वहाँ पर तो ऑफिसर हो गया था स्केल 1, इन स्केल 2 स्केल 3 एक जर्नलिस्ट कुछ स्पेशलिस्ट के पोस्ट के लिए होगा, मतलब सभी एलिजिबल नहीं होंगे। तो कौन कौन होंगे क्या रहेगा सब देखते हैं। कैंडिडेट्स विल अपेयर फॉर सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्ट कैन इन द सिंगल विल सब्सक्राइब कॉल फॉर ए
कॉमन इंटरव्यू। ओके, देखो यहाँ पर जो होगा मैं वही बोल देता हूँ, वहाँ पर प्रीलिम मेन होगा, मतलब 2 ही स्टेजेस में, मतलब स्केल 1 हो या फिर ऑफिशियल हो, उनका जो रिटन होगा 2 ही स्टेजेस में होगा। एक प्रीलिम होगा, वहाँ पर क्लियर करोगे तो इसके बाद फिर मेन में बैठोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक ही एग्जाम होगा और वो भी मेन के टाइप के होगा, मतलब प्रीलिम वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए तो जो भी एक एग्जाम होगा, 2 ठो एग्जाम तो नहीं है, इसलिए एक ही एग्जाम है स्केल 2 एंड स्केल 3 में, इसलिए वो मेन टाइप का होगा। उसके बाद ही डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे। ओके, वही बोला कि स्केल 2 स्केल में कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन द सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन will subsequently be called for a common interview to be coordinated by the nodal regional rural bank with the help of NABARD and IBPS in concert with the appropriate authority। ये मैं बोल चुका हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर एक बात बोला है, द डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज एज पर द बिजनेस नीड्स ऑफ द रीजनल रूरल बैंक एंड एज रिपोर्टेड टू IBPS कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी प्रोविजनली allotted to one of the regional rural banks कीपिंग इन व्यू द मेरिट कम प्रिफरेंस। इसीलिए आपको अच्छा खासा भी नंबर भी लाना है, मतलब सिक्योर तरीके से जो भी RRB में अप्लाई किए हो अच्छा खासा आपके घर के पास भी मिल जाएगा, जो भी मतलब बैंक से होगा, रूरल बैंक। नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होगा, बस इतना ही, थोड़ा है, मतलब जगह को लेकर, प्लेसमेंट लेकर थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो फिर बाकी ठीक है कहीं ना कहीं, जब तो हो जाएगा ना। तो देखो वही बोला है, द वैलिडिटी ऑफ CRPF RRBX विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द डे व्हिच इज 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट और अनटिल ए फ्रेश प्रोविजनल अलॉटमेंट। देखो ये जो CRPF RRBX का आपको इसीलिए वो बोला कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, RRBX जो एक कार्ड आपका, मतलब जो सीरियल मतलब एक सीरियल की तरह, मतलब एक सीरियल बेसिस में रोज मतलब हर साल में कंडक्ट किया जाता है, वो मतलब उसका जो वैलिड है 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर के अंदर में आप मतलब सोचो इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो सपोज एक बंदा मतलब कोई कैंडिडेट क्लियर कर दिया है वो, लेकिन एक एप्लीकेशन लिख के RRB को देता है, मैं इस साल अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं अगले साल लिखता हूँ, इसलिए वो RRB ने ऐसे ही कुछ प्लान किया है। मतलब ये जो वैलिड हुआ सिर्फ सेकेंड फिर नोटिफिकेशन आने तक, या फिर सेकंड आए ना आए, मतलब मान के चलो फिर 2022 में भी और ज़्यादा बदतर हो जाएगा कोरोना का, और फिर जो वेब स्टेजेस आएगा हो जाएगा। तो इसे मतलब नहीं है कि अभी मतलब जून 8 2021 में निकला है RRB पोस्ट, फिर जून 8 2020 में निकलेगा, नहीं निकलेगा, मान के चलो जुलाई में निकला है, लेकिन आपका जो कार्ड इसलिए यही बोला है कि 1 ईयर के बाद आपका खत्म हो जाएगा। सबके मान के चलो आप अच्छा खासा क्लियर कर दो, नहीं ज्वाइन नहीं किए हो और कुछ ज्वाइन किए हो या फिर कुछ कर रहे हो, ऐसे ही आप मतलब मन में रखते हो कि मैं लास्ट डेट में कर लूँगा, मतलब 1 ईयर जैसे हो जाएगा मेरा तो ये एक्सपायर हो जाएगा, जितने भी एग्जाम जितने स्कोर कार्ड सब, तो मैं कर लूँगा 7-6 को फिर ज्वाइन कर लूँगा। तो इसलिए जो ज्वाइन करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा 1 ईयर के बाद, इसलिए वैलिड जो है 1 ईयर के लिए है। तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। चलो बस इतना ही था। इसके बाद मतलब देखते हैं कैसे एग्जाम्स होता है, मतलब क्या है। हमें तो सिर्फ बोल चुका हूँ ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, कॉमन इंटरव्यू होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट इन रीजनल रूरल बैंक होगा। ओके, देखो कितने RRB से पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर जितने RRB पार्टिसिपेट कर हैं टोटल 43 RRBs ने पार्टिसिपेट किए हैं। ओके, वही मतलब टोटल 43 RRBs ने टोटल 43 RRBs ने पार्टिसिपेट किए हैं। कौन सा RRB, मतलब देखो आप जहाँ भी रेसिडेंस हो उनके RRB में आ सकते हो, नहीं तो फिर अलग कोई सा मतलब पड़ोसी आसपास और एक स्टेट होगा वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट दिल्ली मुंबई आके रहना चाहते हो, मतलब वहाँ पर नौकरी करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से यही है कि उनका लोकेलिटी जो लैंग्वेज है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको, फिर दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। पहला जो RRB है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक विकास बैंक का है, उसका हेड ऑफिस है वारंगल में, वो स्टेट तेलंगाना है। ओके, ये है स्टेट, वही ये है स्टेट आपका तेलंगाना में। ओके, ये जो आपका है स्टेट तेलंगाना में है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक विकास, हाँ वारंगल तेलंगाना तेलुगु है वहाँ पर। आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक। ओके,
तो देखो वहाँ यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक है, कडप्पा उसका मतलब जो भी रीजन है आपका, मतलब देखो आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक कडप्पा, आंध्र प्रदेश तेलुगु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक नाहरलागुन, नाहरलागुन आंध्र, हाँ नाहरलागुन, ओके। देखो अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक नाहरलागुन पर अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, वहाँ पर जो मतलब पार्टिसिपेटिंग जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद भी आर्यभट्ट बैंक भी हो जाएगा। आर्यभट्ट जो बैंक है वहाँ लखनऊ में है, हाँ वो भी एक रूरल बैंक RRB है, हाँ ऑफिस आर्यभट्ट का भी जो है ऑफिस है वहाँ पर लखनऊ में है। उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, वहाँ पर तो हिंदी तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हो जाएगा आसाम ग्रामीण विकास बैंक, आसाम का ग्रामीण विकास बैंक वो भी हो जाएगा, जिसका मतलब आपका गुवाहाटी आसाम में होगा। मतलब आसाम में बच्चे हो तो आप गुवाहाटी RRB में अप्लाई कर सकते हो, वेस्ट बंगाल के बच्चे हो तो मुर्शिदाबाद RRB में अप्लाई कर सकते हो, गुजरात में हो तो वडोदरा अप्लाई कर सकते हो, राजस्थान में हो तो अजमेर वाले अजमेर में जो RRBs बोर्ड है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको अप्लाई करने के टाइम में RRBs एक लिस्ट आ जाएगा कौन सा RRB, वहाँ पर आप टिक करना, मैं जैसे बोल रहा हूँ मतलब जहाँ कहीं आप रिलेट करते हो ये लिस्ट में, इस लिस्ट में है, मतलब आप कौन सा स्टेट, तो यहाँ आपके रेस्पेक्टिवली है क्या है, रेस्पेक्टिवली साइड में लेफ्ट राइट होके मतलब यहाँ हो आपका होगा जो भी RRBs वहाँ पे कर सकते हो। ओके तो चलो फिर और कुछ बोल देता हूँ। यहाँ पर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल जो बच्चे हो वहाँ पर मुर्शिदाबाद RRB में डाल दो, गुजरात में जो वडोदरा डाल सकते हो, राजस्थान अजमेर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, आंध्र प्रदेश गुंटूर, छत्तीसगढ़ रायपुर, बिहार पटना, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। ओके तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो यही है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश में हो तो मंडी RRB में, मंडी RRB में फॉर्म डाल सकते हो। जम्मू कश्मीर में फिर हो, जम्मू कश्मीर कश्मीर गया था ना, हाँ एक जम्मू में भी RRB के लिए भी डाल सकते हो। आपको इसी सभी लैंग्वेज में आना चाहिए, बस सिर्फ डाल देने से वही RRB नहीं है, जो मतलब यही बोल रहा हूँ जो मैं स्टेट में हो उसके दाएं तरफ लैंग्वेज है, बाएं तरफ भी आपका टोटल मतलब कौन सा RRB है, आपका RRB है बाएं तरफ, दाएं से तरफ है आप कितना लैंग्वेज जानते हो, मतलब कौन सा लैंग्वेज चाहिए ही बाउंड, तो इसलिए आप देख के चलो। तो झारखंड में भी हिंदी आना चाहिए, झारखंड के लिए वो रांची RRB में डाल दो, कर्नाटका नहीं है बेलारी RRB में डाल दो, कन्नड़ आना चाहिए, कर्नाटक फिर धारवाड़ भी है, धारवाड़ में भी डाल सकते हो RRB में, केरला में मालापुरम RRB में डाल सकते हो, मलयालम आना चाहिए, मध्य प्रदेश इंदौर में डाल सकते हो, मध्य प्रदेश फिर सागर में भी डालते हो, ये सब डिस्ट्रिक्ट एक एक है, सागर भी डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हो औरंगाबाद में भी डाल सकते हो एप्लीकेशन, मणिपुर जो हो इम्फाल में डाल सकते हो, इम्फाल RRBs में, मेघालय जो हो शिलोंग RRB में डाल सकते हो, मिजोरम जो हो एजवेल, नागालैंड जो हो कोहिमा, एंड जो उड़ीसा वाले हो वो भुवनेश्वर में डाल सकते हो। ओडिया भी आना चाहिए, हाँ जैसे कि मेरा होम स्टेट है राइट। वेस्ट बंगाल में क्या हो, जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हो वो हावड़ा RRB में मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जो हो मुरादाबाद में भी आप डाल सकते हो, मतलब एप्लीकेशन वही RRB में डाल सकते हो। ओके तो चलो फिर देखते हैं, फिर वही हो गया मतलब हाँ पुडुचेरी जो हो पुडुचेरी में डाल सकते हो, पुडुचेरी में जो प्रैक्टिस करते हो, हाँ पुडुचेरी में जो कोई बच्चा हो वही एक ही मतलब RRB से पुडुचेरी डाल सकते हो। एंड आपको 3 ही लैंग्वेज आना चाहिए, एक तो पुडुचेरी हो मतलब पौंडीचेरी के पास, या मीन तमिल तो आता ही होगा, मलयालम एंड तेलुगु भी आना चाहिए। ओके नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं मतलब सीख जाओ, मतलब टाइम भी वो देता है RRB, ऐसा नहीं कि जब सिलेक्शन हो जाएगा कुछ ही मतलब 2 साल या 3 साल देता है, मतलब बहुत कुछ हो गया। तो एक तो आपको पहले से ही याद करना चाहिए, बस पहले से कहीं ना कहीं फिर नहीं हो पा रहा है, 70% कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपके पास जितना भी RRB टाइम देगा उसके अंदर में कर लो अच्छे से। ओके तो देखो फिर क्या है, पंजाब ग्रामीण बैंक है कपूरथला में, मतलब पंजाब जो है हो कपूरथला RRB में डाल दो। राजस्थान वाले जो हो जैसे कि अजमेर बोला था जोधपुर में भी डाल सकते हो। देखो एक ही स्टेट में एक ही RRB नहीं है, बहुत सारे RRBs हैं, उसको अच्छी तरह से देख लेना। हाँ आंध्र जो हरियाणा वाले हो रोहतक में डाल सकते हो, हाँ गुजरात वाले हो राजकोट से डाल सकते हो, मतलब सौराष्ट्र ग्रामीण और किसी कौन सा ग्रामीण बैंक दिखा देगा, इसलिए बस इतना ही 3 ही चीज़ यहाँ पर लिस्ट में देखो, कौन सा स्टेट ये लिस्ट में देखो, मतलब आसपास में हो कौन सा आसपास में वो देखो, एंड राइट साइड में आपका लैंग्वेज वही आना चाहिए, एंड लेफ्ट साइड में आपका वही जगह मतलब वही RRBs में अप्लाई करना होगा। तेलंगाना ओनली आप हैदराबाद अप्लाई कर सकते हो, तेलुगु एंड उर्दू आना चाहिए। उसके बाद फिर चलो देखते हैं क्या है।
ओके। हाँ, अभी देखो मतलब वही आ गया, मतलब जो त्रिपुरा वाले हो, आपको बंगाली एंड कोकुबुरक बाद त्रिपुरी लैंग्वेज आना भी चाहिए, एंड बंगाली भी उसके साथ आना चाहिए। और आप अगरतला में भी अप्लाई कर सकते हो, अगरतला आरआरबी के लिए। उड़ीसा वाले भी एक तो था भुवनेश्वर, एंड सेकंड है बलांगीर में भी अप्लाई कर सकते हो आरआरबी के लिए। इसके बाद उड़ीसा में दो ही मतलब आरआरबी होता है, मतलब जो दो ही आरआरबी, 43 आरआरबी में से दो ही आरआरबी उड़ीसा में। ऐसे ही बहुत सारे में दो या तीन में हो है। इसके बाद बिहार जो वालों हो, बिहार के कैंडिडेट बिलोंग करते हो, वो मुजफ्फरपुर आरआरबी में डाल सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। उत्तराखंड वाले देहरादून में अप्लाई कर सकते हो देहरादून आरआरबी के लिए। वेस्ट बंगाल वाले कुछ बिहार के आरआरबी के लिए डाल सकते हो। महाराष्ट्र वाले नागपुर आरआरबी के लिए डाल सकते हो, मराठी आना चाहिए। ओके, तो चलो ये सब हो गया जो था। इसके बाद ओनली स्कीम, सब्जेक्ट एंड एज लिमिट यही बोल देता हूँ, तो सिलेबस उसके बाद फिर खत्म कर देंगे। ओके, तो वही है, मतलब कैंडिडेट एडवाइस टू रेगुलर कीप इन टच विद द अथॉरिटी आईपीएस वेबसाइट। हाँ, वही मतलब देखो यही आप जो आपका वेबसाइट है, यहाँ फिर जुड़े रहना और कहीं जाना नहीं है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं क्या है आगे। हाँ, वही एक बहुत बड़ा बात बोल दिया है वे। देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक साथ आईबीपीएस मतलब ऑफिस स्केल मतलब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर लूँ, उसके साथ ही साथ भी सभी स्केल में भी अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे भी सोच सकते हो ऑफिस स्केल 2 स्केल 3 थोड़ा अलग सा कोर्स है, एंड ओनली ग्रेजुएशन नहीं होगा, नहीं तो मैं फिर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस स्केल के लिए एट ए टाइम अप्लाई कर दूँ। नहीं, देखो एक ही एप्लीकेशन में एक ही बार अप्लाई करना है। जब एक ही एप्लीकेशन सब कुछ मतलब फिलअप कर दोगे, लास्ट में आपका मतलब लास्ट में हो या फिर एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ही लास्ट में होता है शायद, हाँ लास्ट में आपको फिर फीस भरना है। इसलिए ये बोल रहा है यहाँ पर 4 टाइप्स के मतलब जो भी पोस्ट है 4 टाइप्स के लिए निकला है। इसलिए आप जितना भी पोस्ट भरते हो उसे अलग अलग फीस भी भरो। मतलब ऑफिस असिस्टेंट आप 2 ही चीज़ डालना, मतलब अप्लाई करना चाहते हो ऑफिस स्केल 1 ऑफिसर के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आप एक जनरल फिर हो तो इसमें दिक्कत हो जाए। दिक्कत मतलब क्या है, आपको तो यही करना ही है, मतलब 55 फीस देना है। उसके साथ और अलग सा फॉर्म के लिए भी फिर 50 रुपीज़ देना है। हाँ, ओके, तो इसलिए फिर अलग अलग फॉर्म, एक फॉर्म मतलब जहाँ भरे हो ऑफिस स्केल 1 दिए हो तो वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फीस के साथ, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये सक्सेसफुल कंप्लीटेड लिख के आपको मेल भी मैसेज आ जाएगा, मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा एंड रोल नंबर भी बाद में आएगा जब एडमिट कार्ड निकलता है। उसके बाद फिर ऑफिसर स्केल 1 में भी डाले, वो भी सेम बात है, वो भी ऐसा भी होता है। तो चलो फिर देखते हैं आगे। ओके, देखो यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है आपका रीजनल रूरल बैंक में, जो आपको मतलब करना है क्या है, मतलब आपको मतलब कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैं बोला था कि नहीं ग्रेजुएशन। देखो क्या है, नेशनल के हिसाब में भी जो भी मतलब इंडिया में था, मतलब सब नेशनलिटी जो क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी ऑलवेज मतलब हर कोई भी फॉर्म उठा के देखो इंडिया में, मतलब चाहे वो पीएसयू सेक्टर जैसा बैंक में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जैसा एसएससी यूपीएससी रेलवे के लिए भी हो, वहाँ पर वही है कि नेशनल इंडिया सिटीजनशिप जो ही है वो क्या है ना सेम ही है जो भी एलिजिबिलिटी है। पहले तो हम इंडिया के सिटीजन हो तो आराम से कर लेंगे, कोई भी नहीं दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्म है। लेकिन उसके बावजूद आप नेपाल में भी हो, भी नेपाल से आए हो यहाँ पर रह रहे हो वो भी कर सकते हो, आप भूटान से हो भी कर सकते हो। मतलब देखो इंडिया नेपालीज भूटान के लिए एकदम बिल्कुल फ्री है, मतलब ओपन करो फिर भर लो बस खत्म। लेकिन वो तीनों को छोड़कर कुछ क्राइटेरिया है, मतलब देखो जो भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं उसके साथ ही साथ पाकिस्तान, वो सब शायद मतलब सोचो वो उनका पेरेंट्स कोई यहाँ पर मतलब ऑलवेज के लिए चला आया है इंडिया, यहाँ पर भी रह रहे हैं अभी, तो माइग्रेट करके आए हैं यहाँ पर, माइग्रेट के तरीके से रह रहे हैं या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश मतलब यहाँ से हो गए हैं यहाँ पे, तो उनके हालत मतलब उनके लिए फिर क्या होगा, हाँ वही कि उनके लिए फिर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो माइग्रेट होना चाहिए फिर यही सिर्फ ओनली इतना ही कंट्री से। ओके, उसके बावजूद भी आप एक टिबेटन रिफ्यूजी हो एंड आपका मतलब जो भी वार हुआ था चाइनीज़ वार के मतलब उससे पहले आ चुके हो तो होगा, 3 के बाद में आए थे नहीं होगा। ओके, तो चलो यही था
कुछ मतलब कौन सा मतलब धर्म, मतलब धर्म नहीं, सिटीजन्स वाले कौन सा अलग देश में होके भी कर सकते हो या नहीं था। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है एज है। लेकिन देखो सभी एप्लीकेशन आप भर सकते हो, फीस भी दे सकते हो, आपके पास पैसा है एंड लेकिन क्या है, सबसे बड़ा एज तो कोई भी नहीं दे सकता ना। पैसा के कोई किसी को 1 लाख दे दो, मतलब एज आपका मतलब थोड़ा कम कर देगा क्या या बढ़ा देगा, वो तो नहीं होगा ना। तो इसलिए देखो ऑफिसर स्केल 3rd 2 डिस्कशन करके जो मेनली ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिसर स्केल 1 हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट, उसके तक हम जाएंगे एज। देखो ऑफिसर मैं बोल चुका हूँ स्केल 3rd, आप ऑलरेडी कहाँ पे मैनेजर हो 5 साल, हाँ तो आप एलिजिबल हो। इसीलिए उसका जो कम से कम जो एज है 21 होता है एंड जो मैक्सिमम एज है 40। ओके, कम से कम 21 होना चाहिए, 21 से ऊपर एंड 40 से कम होना चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ यही चीज़ है। मतलब देखो 21 40 ये यहाँ पर 21 32 ये सब याद करने से बेटर है यहाँ जहाँ पर बोर्ड लेटर में कितना कितना डेट ऑफ बर्थ के अंदर में आप हो क्या, मतलब मान के चलो 3/6/1981 से लेकर 31/5/2000 तक आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी मतलब बर्थ मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ जो जन्म लिया हो। उसके साथ ही साथ फिर क्या है, उसके साथ ही ये है देखो कि मैनेजर के स्केल 2 के मैनेजर के लिए 21 से 32, उससे 8 साल कम फिर भी हो सकता है, 21 से लेकर 32। मतलब आपका जो एज है ना 89 से 2000, वहाँ पर 81 से 2000, हाँ यहाँ पर 89 से 2000 होना चाहिए। अभी स्केल 2 स्केल 3 हो गया। अभी देखते हैं फिर अभी देखते हैं जो रह गया, हाँ मतलब देखो, हाँ अभी जो रह गया फिर देखते हैं स्केल 1 जो देखते हैं स्केल 1 में क्या रह गया। देखो ऑफिस, हाँ वही मैं ऊपर चला गया ना। देखो यहाँ पर देखो ऑफिसर स्केल 2 तो स्केल 3 मतलब स्केल 3 जो है 21 से लेकर 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्केल 2 में जो हुआ 8 साल कम, मतलब 21 से लेकर 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर या मतलब क्या है ऑफिसर स्केल 1 में क्या है ना 18 से लेकर 30 में हो, मतलब 91 आपका डेट ऑफ बर्थ 36/1991 से लेकर 31/5/2003 के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ओके यस, ये याद रख लेना। उसके बाद क्या है क्लर्क के लिए 18 से लेकर 28 तक होना चाहिए, मतलब 26/1993 से लेकर 2003 तक होना चाहिए। ये 2 ही डेट याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या, क्योंकि स्केल 2 स्केल 3 में बहुत कम एप्लीकेंट्स आते हैं, क्योंकि जहाँ पे वहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन या फिर ओनली ग्रेजुएशन से कंप्यूटर नहीं, उसके बावजूद भी बहुत कुछ कोर्स है या फिर अलग अलग से डिपार्टमेंट या फिर एक बैंक में पीओ होना चाहते हो जैसे स्केल के 3 के लिए, इसलिए वहाँ पर कम पोस्ट भी कहीं ना कहीं स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट के तौर पर निकलता है, कम एप्लीकेशन होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसलिए ये दोनों सब कुछ याद कर लो जो आपका ठीक है। हाँ उसके बाद देखो एज रिलैक्सेशन भी है, आप एससी हो या एसटी हो आपके लिए 5 साल का रिलेशन है। मतलब ये जो डेट है ये डेट आप सपोज आप एक एससी हो लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ कब है 1991 नहीं है कि क्या है 86, मतलब 1886 में है। ओके 1886 में है। ओके तो इसीलिए आपको 5 क्या जोड़ लेना है। आपको जैसे ही 5 जोड़ते मतलब 5 साल जोड़ते हो तो 6/6/1991 है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मतलब मान के चलो अभी भी 86 जो जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो SC ST होगा, तो फिर वो 5 साल से रिलैक्सेशन मतलब 5 साल, जब भी किसी का एज रिलैक्सेशन आता है वो इसको ऐड कर लो, जितना भी एजेस आ रहा है 5 ईयर्स यहाँ पर है तो उसको मतलब मिनिमम आपका जो भी क्राइटेरिया होगा उससे ऐड करके देख लो होता है क्या, तो आप फिर एलिजिबल हो जाओगे। तो नहीं होगे फिर नहीं हो तो सपोज मान के चलो किसी का 85 होगा तो 85 तो 90 इसमें, लेकिन 91 से बिफोर नहीं हो सकता, होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मतलब 5 इसके घटा के देख लो यहाँ पर लेफ्ट में से समझे। ऐसे ही यहाँ पर 3 घटाने देखना है 3 इयर्स, यहाँ पर 10 ईयर्स फिर क्या करना है 10 ईयर्स, यहाँ पर 10 ईयर्स घटा के देखना है। ओके फर्दर देखो ये जो भी था मतलब डिसेबिलिटी में हो गया या बॉर्डर बैकवर्ड हो गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो गया 5 ईयर्स से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स है, एंड पर्सन विद बेंच में डिसेबिलिटी और PW जो कैंडिडेट होते हैं
16 के इंस्टीट्यूशन के अनुसार वो 10 ईयर में 10 साल के एज रिलेक्शन मिलता है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन ये फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी असिस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी असिस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस। आप एक एक्स सर्विस हो ना, तो एक्स सर्विस मैन वालों भी आपके लिए भी फीस बिल्कुल जीरो है, जैसे कि SC/ST के लिए है एंड हैंडीकैप के लिए है। ये साथ ही साथ भी आप कितने साल तक आपकी एज रिलैक्सन है, फीस के साथ भी एज रिलैक्सन है, आप 3 इयर्स पा सकते हो। हाँ, 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंग टू देखो 3 इयर्स पा सकते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ 8 इयर्स पा सकते हो। लेकिन देखो एक्स सर्विसमैन आप SC या ST एक्स सर्विसमैन हो, देखो डायरेक्ट जनरल एक्स सर्विसमैन हो तो 3 इयर्स आपको मिल जाएगा मतलब रिलैक्सेशन। लेकिन जनरल नहीं हो एंड मतलब हैंडीकैप्ड हो एंड SC/ST में बिलोंग करते हो तो फिर आपको और ज़्यादा दिन मिल जाएगा, मतलब 8 इयर्स मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो मैक्सिमम लिमिट 50 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मतलब मैक्सिमम लिमिट 52 हो गया आपका, हो गया मतलब 3 इयर्स 8 इयर्स आप डिसेबल्ड अनुसार एक SC/ST हो गया है आपका, मतलब एलिजिबिलिटी एज हो गया, फिर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हो नहीं, इसलिए वही बोल दिया है मैक्सिमम भी 50 साल होना चाहिए। यहाँ पर भी लिखा है इन द एक्स सर्विस एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECOs एंड issued SSCOs who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment with the next 1 year from the last date for receipt other than by way of dismissal or discharge on disability on the invalidment subject to ceiling as per the government, वो भी 5 साल का है। ओके, एक मतलब विधवा जो बूढ़ी है या फिर डाइवर्स मतलब जो डाइवर्स है वो उनके लिए भी लीगली हाँ जो वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जो अगेन मेरी नहीं किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक लेडी हो आप मैरिज किए हो लेकिन आपका मतलब हस्बैंड का डेथ हो गया है या फिर आप डेथ होने के बाद भी आप और कहीं मतलब मैरिज नहीं किए हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। देखो यहाँ पर देखो ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, हाँ वही हो सकता है आपको मतलब एज कंसेशन अप टू 35 इयर्स तक है एंड पर्सनल एफर्ट 1984 कोई दंगा जानते हो क्या, गुजरात दंगा उसको बोलते हैं, मतलब स्पेशल जो गुजरात के लोगों के लिए ये कोई कहीं ना कहीं एक फैसिलिटीज़ है। वहाँ पर जो गुजरात दंगा में जो 1984 में हुआ था उनके लिए जो कोई बहुत मतलब बिछड़ गए थे, जो जिनका भी जो कुछ मतलब सिचुएशंस ड्रास्टिक हो गया था, मतलब जो जिसका भी कुछ मतलब हानि हुआ है उसके लिए सरकार के मुआवजा भी वहाँ उस टाइम मिला था, या फिर जो भी अभी के लिए भी जो चल रहा है उनके लिए भी 5 इयर्स यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ओके, ये सब हो गए। अब ये सब देख लेना, मैं PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम लिंक में। टेलीग्राम लिंक जोड़ने के लिए मेरा जैसे वीडियो खत्म हो अपलोड करूँगा वहाँ पर एकदम नीचे में जाकर मेरा टेलीग्राम लिंक, फेसबुक लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक तीनों ही जगह ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में करो या ना करो, फिर टेलीग्राम पे कर लो क्योंकि वहाँ पर वीडियो मिल जाता है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। हाँ, ये कुछ मतलब हियरिंग आई सेट जो 6/6 या 6/9 ये फिर देख लोगे। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हाँ क्या आएगा मतलब देखो क्वेश्चंस मतलब क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। देखो एग्जाम पैटर्न यही है कि आपके हाँ आपके ऐसे तो बोल चुका था। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफिसर नहीं है और क्या बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ लोकल लैंग्वेज की भाषा सीखना चाहिए, डिजर्व वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। सब बता दिया हूँ। यहाँ पर भी सेम बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना दो इट इज ऑफिस मतलब RRB रूरल बैंक, इसलिए आप एग्रीकल्चर में किए हो या फिर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट एनिमल हस्बेंड्री मान के चलो। ये सब क्यों मतलब डिजायरेबल कंडीशन और प्रेफरेंस रखे हैं, इनका कहाँ पर मतलब आप बोलोगे इसका बेनिफिट यहाँ पर है कि मान के चलो एक ऑफिसर स्केल 1 में कोई अप्लाई किया था, मतलब प्रीलिम हो गया फिर मेन हो गया, और एक बंदे भी अप्लाई किया था उसी का सेम प्रीलिम हो गया मेन हो गया। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों का सेम मार्क मतलब उन दोनों का सेम मार्क मतलब रहा मेन में भी, तो उसमें क्या करें फिर सिलेक्शन। हाँ, उनके आगे चलकर भी आप मान के चलो इंटरव्यू में उन दोनों का सेम मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन एक ही चीज़ है, एक का जो ग्रेजुएशन है हॉर्टिकल्चर के अंडर में ग्रेजुएशन और एक प्लेन ग्रेजुएशन में है BSc, तो कौन सिलेक्शन लेगा। एंड एक ही पोस्ट बचा है
तो वही हॉर्टिकल्चर वाला लेगा, इसलिए उसका प्रेफरेंस यहाँ पर 2 3 4 सब्जेक्ट में है। इसमें आपका ग्रेजुएशन है तो सबसे बड़ी बात बहुत अच्छा है, आप आराम से जिद्दी लगा के पढ़ो, बहुत कुछ आगे करो तो आराम से मिल ही जाएगा। अगर हॉर्टिकल्चर है, फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, ओके। या फिर वेटनरी साइंस यहाँ पर लिखा है, वेटनरी साइंस हो, एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, पिसिकल्चर हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो, या फिर कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंट्स, प्रोफिशिएंसी टू अरबिक, प्रोफिशिएंसी टू अरबिक, इन लोगों के लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ओके। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो सिलेबस देखते हैं, देखो स्केल 2 में वही है, स्केल 3 में ना, हाँ स्केल 2 में क्या है वही है, नहीं स्केल 2 में क्या है, देखो आपको तो बैचलर डिग्री जैसे भी पास करने से ऑफिस स्केल 1 दे सकते हो, लेकिन स्केल 2 में 50% आपको मतलब बैचलर डिग्री में होना चाहिए, जिसमें भी आप बैचलर डिग्री किए हो। लेकिन वहाँ पर भी यही है कि प्रिफरेंस, जैसे वहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस इसको दिया था, यहाँ पर सब कुछ वही है, लेकिन दो इट इज़ जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसलिए बैंकिंग ऑफिसर होने के नाते यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपका थोड़ा बैंकिंग जो कमर्शियल स्टूडेंट है, कमर्शियल ग्रेजुएट, वो भी प्रिफर हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ फाइनेंस और मार्केटिंग के ऊपर भी आपका नॉलेज है तो बहुत बढ़िया हो। फिर स्केल 2 में चलो देखते हैं स्केल 2 में क्या है। स्केल 2 में है बैचलर डिग्री फॉर्म रिकमेंड, सेम टू सेम बात, लेकिन यहाँ पर जो प्रेफरेंस है दो, इट इज़ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर देखो जैसे कि हम जानते हैं IBPS में भी SO निकलता है, PO एंड SO में डिफरेंस यही है कि SO में ओनली एंड ओनली टेक्निकल के बच्चों दे सकते हैं, लेकिन PO में टेक्निकल के साथ साथ प्लेन मतलब जो भी ग्रेजुएशन पर सब भी दे सकते हैं। इसलिए स्केल यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब SO है, तो यही लगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक यही 3 ही ब्रांच में, 4 ही ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो, या आपका मतलब ट्रेड यही 4 में से है। बीटेक मतलब ऐसे नहीं कि बीटेक कोई भी ट्रेड में किए हो तो मिल ही जाएगा, नहीं, ये 4 ही ट्रेड। 4 ट्रेड क्या है, पहले ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है कंप्यूटर साइंस एंड 4 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छे से याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड एज इट इज़ जैसे कि ऑफिसर स्केल 2 में था वही, मतलब ऑफिसर स्केल में जनरल बैंकिंग ऑफिसर में जो भी ऊपर बताया था, ऐसा ही सेम यहाँ पर भी 50 मार्क्स होना चाहिए। एंड डिजर्वेबल वो सब कुछ, मतलब एक बंदे के साथ मतलब आप मतलब प्रीलिम मेंस सब कुछ रखे हो, फिर भी किसको मिलेगा ना, जिसका सर्टिफिकेट इसमें होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब डिजर्वेबल जो है या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा जो कंटेस्ट केसेस आ जाएगा, मतलब 2 टक्कर कर रहे हैं लेकिन 1 पोस्ट के लिए, तो जिसका पास ये सब होगा उसका हो जाता है। तो मान आप यही सोच सकते हो, नहीं है तो सर्टिफिकेट तो गलत है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कमजोरी महसूस होगा। ऐसे नहीं कि एकदम कमजोरी हो, जो कर रहे हो उनके लिए तो अच्छी बात है, इस साल भी अप्लाई कर लो, तो नहीं हो पा रहे फिर अगले बार भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ है। और जो नहीं किया हो एक कोर्स भी कर सकते हो जहाँ पर डिजेबल सर्टिफिकेट, ये सब है। टीचर में मैनेजर है, मार्केटिंग ऑफिसर, MBA भी चाहिए जो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। ऑफिसर स्केल में 2-3 टाइप्स के हैं, मतलब हम तो यहाँ पर 4 ही टाइप्स है, लेकिन वहाँ उसके बावजूद भी टाइप्स के टाइप्स है, मतलब सब टाइप्स है। सब टाइप्स मतलब क्या है, यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर है तो ऑफिसर स्केल 3 है। सबसे बड़े बात जो भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बैचलर डिग्री तो 50% होना ही है, वो तो है ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ भी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन बैंकिंग में जो प्रेफरेंस किए हो, हाँ उसके साथ साथ मार्केटिंग, वेटनरी, बस उसके साथ सेम। तो उसके साथ भी क्या है ना, मिनिमम 5 ईयर्स का आप एक ऑफिसर्स होना चाहिए, मतलब एक बैंक में आप ऑलरेडी 5 ईयर्स में ऑफिसर्स हो के आए हो, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब हो 5 ईयर्स में लिए हो। अच्छा, ऑफिसर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर्स इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। उसके बाद आप मतलब कर सकते हो, ओके, अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ओके। तो चलो फिर देखते हैं क्या है। हाँ आपका मतलब देखो, जो बहुत सारे भी मतलब बहुत सारे बच्चे भी यही बोलते हैं, हम ही इसी साल में हम ग्रेजुएशन किए हैं, सर्टिफिकेट आता है तो फिर आ ही जाएगा। मतलब देखो आ ही जाएगा, मतलब कौन सा डेट में तक आपको मतलब आपका रिजल्ट निकल चुका है तो फिर भी ठीक है। कौन सा डेट होना चाहिए, वो जो डेट है 28/6/2021, 28/6/2021, देखो 28/6/2021, ओके। वहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका मतलब जो 28/6/2021 वहाँ पर भी आपका मतलब जो भी रिजल्ट है वो आपको हासिल होना चाहिए।
चलो मैं कहाँ समझा रहा था, हाँ देखो चलो इसलिए मैं यही बोला था कि 28 से मतलब जब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है यही 2 दिन हो गए हैं, उसी हिसाब से उसके पहले ही आपको मतलब उसी डेट से ही पहले ही आपको मतलब मान के चलो 27 से तक आपको मतलब जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा मतलब रिजल्ट मतलब कम से कम वो रिजल्ट भी निकला है कि नहीं वो देखो। तो आपके पास रिजल्ट निकला है या फिर आप पास हो गए हो वो भी इस हिसाब से, तो फिर आप ठीक है डाल सकते हो। ऐसे नहीं कि एकदम दिए हो अभी रिजल्ट नहीं निकला है फाइनल ईयर के दिए हो अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके तो चलो फिर देखते हैं और कुछ। हाँ जैसे कि अभी तो बस इतना ही है। अब देखो ग्रेड, हाँ जैसे देखो वही बोला है मतलब जब भी आप अप्लाई करोगे तो ऑनर्स में कितना परसेंटेज था या ओवरऑल कितना परसेंटेज कैसे देना है। देखो मान के चलो आपके पास 9.99 इतना ही, मतलब यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, ये IBPS भी बहुत बढ़िया उनके वो भी एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। देखो यहाँ पर आपका 59.99% है, आप क्या ऐसे ही मतलब इसको मेंशन करोगे, नहीं बहुत सारे एप्लीकेशन में डायरेक्ट जितना ही परसेंटेज पॉइंट जितना परसेंटेज होता है मेंशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो IBPS में जितना परसेंटेज उसको मतलब अराउंड कुछ करते हैं, मतलब मान के चलो आपके पास 59.54 है तो आप उसको क्या करेंगे 59.5 ही मानेंगे। हाँ नहीं तो फिर आपका 10 के लगभग मतलब 59.99 पास है, मतलब सिर्फ 0.01 भी आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा। इसलिए मतलब जो मान देखो 59 से फिर 60 के अंदर में जो 59 के एकदम आस पास होगा 59 के 0.99% नहीं होगा, ओके 59.34 होगा तो उसको 59 कर दो, या फिर पूरा एकदम 50 के आसपास हो उसको 50 कर दो। हाँ मान के चलो 50 नहीं है क्या हम, या मतलब एक होल नंबर बनाना है तो होल नंबर के लिए डायरेक्ट 59 से लेकर अप टू 60 आप उसको, या अप टू 50 आपको 59.54 के 4 तक आप 59 मतलब 59 लिख सकते हो। लेकिन उसके बावजूद मतलब 59.50 से ज़्यादा हो गया तो आप डायरेक्ट 60 मतलब 60% कर सकते हो। ओके तो चलो फिर देखते हैं। ओके प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में जैसे बोल चुका हूँ, जैसे RR में अप्लाई किया हो वहाँ का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। देखो हाँ सबसे बड़ी बात है मतलब एज तो आप देख लिया, आपको मतलब एक ही मतलब 21 से 40 एज होना चाहिए, 21 से 32 होना चाहिए, 21 से 40 स्केल थर्ड है जो सीनियर मैनेजर के लिए चाहिए, स्केल 2 या जूनियर मैनेजर के लिए भी जो चाहिए वो है आपका 32 एज होना चाहिए। नहीं तो फिर ये सब जो मैं बोल रहा हूँ मतलब जो एज इट इज में लिख देते हैं जितना इतना एज होता है वो जनरल के लिए लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिलैक्सन और मिलता है। आप ज़्यादा ओल्ड हो फिर भी कुछ ना कुछ रिलैक्सन मिल जाता है, मतलब उसी हिसाब से OBC के लिए 3 ईयर्स मिल जाता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। तो एज रिलेशन भी आप कैटेगरी जब भी देखो एप्लीकेशन जब भी डालते हो आप कैटेगरी वहाँ पर मेंशन करो, वो ऑटोमेटिक शो करेगा आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ऐसे नहीं कि मैं तो मेरा एज 30 हो गया है मैं OBC हूँ नहीं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है एप्लीकेशन मतलब PDF में या फिर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में IBPS लिखे हैं कि आप 20 लास्ट एज 20 नहीं, वो सबके लिए नहीं, आप किस कैटेगरी में हो ये मैं यही तो बोल रहा हूँ। मतलब कुछ भी कैटेगरी में हो कुछ भी फिर भी डाउट है डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करो, भर के चलो, जब भी एज भरोगे वहाँ पर वो दिखाई देगा, मतलब वो नहीं दिखाएगा आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर सोच लेना कि आपका एज कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया, मतलब आप एज लिमिट से बाहर हो। लेकिन या फिर बहुत यंग हो, एज जो भी मतलब जितना कम से कम एज होना चाहिए 21 साल नहीं हुआ है, 20 एज आपका 20 हुआ है। तो यही है मतलब आप अप्लाई करने के टाइम भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ सबसे बड़ी बात है जो IBPS जब अप्लाई करोगे या बैंक में किसी भी फॉर्म में अप्लाई करोगे आप खुद ही मोबाइल में अप्लाई मत करो, नहीं सपोर्ट नहीं करेगा। देखो सभी टाइप से गवर्नमेंट जो जितना भी मतलब फॉर्म भरते हैं मोबाइल में हो जाता है स्मार्टफोन में, लेकिन ये वाला जो है बैंक का जितना भी चाहे कुछ छोटा भी फॉर्म हो कुछ भी हो, वो छोटे से फॉर्म से लेकर स्पेशलिस्ट ऑफिसर तक भी या फिर डायरेक्ट मैनेजर तक भी या गवर्नर तक जो भी फॉर्म जितना भी होगा वो है मतलब लैपटॉप में करना होगा। यही है कि इसका मतलब डिमेरिट है, डिमेरिट तो नहीं कहीं ना कहीं सिक्योर भी है। तो चलो फिर हाँ फीस कितना है, मतलब देखो जो UR हैं जो OBC हैं एंड
जो जनरल कैटेगरीज हैं, जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से आता है, इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन, जो 3 साल से ये इशू किए हैं गवर्नमेंट्स, मतलब जनरल कैंडिडेट होंगे लेकिन इसका बेनिफिट जनरल से थोड़ा अलग होगा। क्या होगा ना, कम कोई ना कुछ कम कट ऑफ जाएगा 1-2 मार्क, बस ऐसे ही, नहीं तो बाकी सब सेम है। तो यही बोला है, जो 850 रुपीज़ देना पड़ेगा। अदर्स मतलब जनरल कैंडिडेट हो गया, या फिर ओबीसी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ओके, या फिर ओबीआर हो, या फिर वो ओबीसी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, बस। लेकिन बाकी सबके लिए फ्री है, SC ST हैंडीकैप। ओके, फिर चलो देखते हैं क्या है। हाँ, मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, मतलब 2 टाइप का मतलब एग्जाम्स होगा, प्रीलिम मेन। जैसे कि मैं स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए बोल देता हूँ, सेम इट इज़ उन दोनों का प्रीलिम मेन है। प्रीलिम 45 मिनट्स होता है, जैसे कि अलग से जितना भी IBPS कंडक्ट करता है या SBI, वो उसमें जो प्रीलिम होता है 1 घंटा में होता है, एंड 1 घंटे में आपको क्वेश्चंस आता है 100 क्वेश्चंस आता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 15 मिनट्स कम, इसलिए 20 क्वेश्चंस भी कम, मतलब 80 क्वेश्चन आएगा। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ, उसके साथ साथ इंग्लिश भी रहता है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं रहता है, मतलब कहाँ पर प्रीलिम में नहीं रहता है, प्रीलिम में नहीं रहता है। स्केल 1 में भी सेम है। तो चलो फिर वो दोनों का मेन देखते हैं, मेन एग्जाम। लेकिन मेन एग्जाम में क्या होगा ना, इंग्लिश आ जाएगा, जैसे वहाँ पर नहीं था, मेन एग्जाम में आ जाएगा। मेन एग्जाम क्या होगा, 200 मार्क का होगा, ओके। वहाँ पर 45 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, 200 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क भी होगा। एक ही क्वेश्चन में ठीक करोगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क होगा, 1 मार्क होगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन को नेगेटिव करते हो तो -0.25 मार्क नेगेटिव में चला जाता है। तो नेगेटिव करने से बचो, ओके। तो नेगेटिव करते हो तो -0.25 चला जाएगा फॉर रॉन्ग। लेकिन जब करेक्ट करते हो तो आपको इस करेक्ट के लिए क्या +1 मिलेगा इस करेक्ट के लिए, ओके। तो चलो फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पर यही है, वहाँ पर 45 मार्क्स प्रीलिम में, जहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 80 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका 200 मार्क्स में मेन, जैसे कि मेन है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं हुआ, यहाँ पर इंग्लिश होगा। वहाँ पर 45 मिनट्स है, यहाँ पर 2 घंटा है, 2 घंटा है यहाँ पर। वैसे ही सेम है, मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए भी है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी है। वहाँ पर रीजनिंग था एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो था मैथ था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, मैथमेटिक्स था। लेकिन यहाँ पर वो दोनों के साथ ही और 3 ही ज़्यादा है। 3 क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज होगा, आपका जनरल अवेयरनेस होगा, एंड जनरल अवेयरनेस के बाद आपको क्या होगा, इंग्लिश भी होगा। ये 3 ही चीज़ नहीं था। देखो और ये एक बात है, जिसका मतलब इंग्लिश, ये दोनों में से एक ही देना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि दोनों ही देना पड़ेगा। जो हिंदी में मतलब देना चाहता हूँ, मतलब हिंदी में भी ग्रामर आएगा, हिंदी में भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ लेगा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, वो सब हिंदी में भी दे सकते हो। क्योंकि नॉर्थ इंडियन में जितने भी स्टेट्स होते हैं वो ज़्यादा हिंदी प्रीफर करते हैं ना, जो हरियाणा, मतलब दिल्ली वाले, ये सब ज़्यादा, उत्तर प्रदेश वाले ये सब प्रीफर करते हैं। और साथ ही साथ भी मतलब राजस्थान वाले भी, तो उनके लिए भी तो हिंदी भी बेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हो, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हाँ यहाँ पर एक और अलग एक्चुअल मतलब और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब रीजनिंग जैसे मेन एग्जाम स्टार्ट हो गया, आप ऑनलाइन आप स्टार्ट हो गया, स्टार्ट नाउ सभी बोलेंगे, मतलब एग्जाम हॉल में आप जब स्टार्ट करोगे तो जैसे भी मतलब रीजनिंग, मतलब प्रीलिम में क्या है, मतलब 80 मिनट्स में आपको 45 मिनट्स में मतलब कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के करना, मतलब नंबर 1 क्वेश्चन करके नंबर 67 जा सकते हो, 67 से डायरेक्ट 80 क्वेश्चन, रेंडमली कौन सा भी क्वेश्चन आपको कैसे भी हो, 80 क्वेश्चन आपको सही ढंग से सब कुछ करके सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन में यही है कि जिस टैब, मतलब टैब होगा, रीजनिंग टैब, कंप्यूटर नॉलेज टैब, जिस टैब के ऐसे ही, मतलब यहाँ पर जैसे टैब है, नंबर ऑफ टेस्ट एक टैब है, मीडियम ऑफ एग्जाम टैब है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक टैब है, मतलब टैब मतलब एक जो टैब में कलम जैसा मतलब कुछ दे रहा होगा, ड्यूरेशन एक टैब है। इसलिए मान के चलो रीजनिंग टैब होगा, कंप्यूटर नॉलेज टैब होगा, जनरल अवेयरनेस टैब होगा, उस जो टैब भी होगा उसमें एक में क्लिक करोगे, एक क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसके हिसाब से मतलब उतना लिमिटेड जितना ही मतलब क्वेश्चन होगा, उसके साथ साथ उसका भी मार्क भी होगा। मान के चलो आप रीजनिंग करने बैठे पहले, तो उसके अंडर में 40 क्वेश्चंस होगा, उसके लिए आपको 50 मिनट्स मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज वही है, 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स मिलेगा ओनली। जनरल अवेयरनेस जो, हाँ यहाँ पर आप बोलोगे जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, देखो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आएगा, साइंस एंड
जो इन्वेंशन आएगा बस इतना ही ज़्यादा आएगा। उसके साथ ही साथ भी आपका मतलब जो बैंकिंग अवेयरनेस भी कुछ मतलब उसके साथ भी ऐड होगा, वो भी आएगा, ट्रेडिशनल नहीं आएगा। ओके, बस और सब आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में 40 मैक्सिमम मार्क आएगा। एंड इंग्लिश या लैंग्वेज दोनों ही जो भी चूज किए हो उसके हिसाब से 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स मिलेगा। एंड मैथ थोड़ा हार्ड है, मतलब रीजनिंग जैसा भी नहीं है, फिर भी रीजनिंग जैसा टाइम दे रहा है। मतलब रीजनिंग जैसा नहीं है, नहीं मतलब रीजनिंग मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटीज जैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा कोई ना कोई टाइम लगता है, या फिर एनालिसिस क्वेश्चंस होता है, या पजल भी ज़्यादा मतलब होता है तो टाइम ले लेता है। इसलिए वहाँ पर जो मैक्सिमम 50 मिनट्स, यहाँ पर भी 50 मिनट्स, सब मिलाकर 200 होता है। मतलब एक टैब शुरू किए हो, इतने टाइम में उस टैब को ख़त्म करना है। उस मतलब ये नहीं कि मतलब 2-3 क्वेश्चन रीजन में कर लिए फिर चलो मैं न्यूमेरिकल नहीं जा सकते हो। ओके, ये कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत वाली बात है। उनका रूल रेगुलेशन हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही करके आपको चलना है। एंड आपके जब एग्ज़ाम हॉल जाओगे मतलब आईडी प्रूफ भी साथ लेना है, एंड एग्ज़ाम कॉल लेटर होना है। मतलब 3 ही चीज़ एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। एक है ओरिजिनल आईडी, एंड एक है आपका मतलब पेन भी अलाउ करते हैं। एसएससी रेलवे ये सब में पेन अलाउ नहीं करते हैं, मतलब वो देते हैं, लेकिन बैंक में खुद ही पेन लेकर जाना पड़ता है। उसके साथ ही साथ मतलब पेन एक चाहिए, उसके साथ साथ ओरिजिनल आईडी, मतलब वोटर कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसमें ओरिजिनल वाले, ये नहीं कि जेरेक्स या कलर जेरेक्स, ये सब नहीं होगा। एक तो वो ओरिजिनल आईडीज लेके जाना है एग्जाम हॉल, विथ एडमिट कार्ड जो मतलब निकाले हो गए मतलब प्रिंट आउट, वो मतलब वो भी मतलब एडमिट कार्ड, उसके साथ ही साथ एक पेन लेना है, उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल आईडी लेना है। ये 3 ही चीज़ लेके जाना है। और एक बात है, कहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन ऑफ टेस्ट क्या होगा, किस स्टेट के लिए किस वर्जन ऑफ टेक्स्ट होगा, इसे देख लोगे। मतलब ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी सभी जगह है। उसके बावजूद जो रीजनल टेस्ट है, जहाँ पर कुछ जो लैंग्वेज है सभी के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है। मतलब उड़ीसा के लिए कहीं ना कहीं उड़िया है, हाँ, जैसे कि तेलंगाना के लिए तेलुगु है, इंग्लिश हिंदी दे सकते हैं वो, उसके साथ तेलुगु भी वो दे सकते हैं। आसामी देखते हैं, गुजरात देखते हैं। देखो बिहार क्षेत्र में ज़्यादातर इंग्लिश, जहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी चलता है उनके लैंग्वेज में क्वेश्चन से नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर थोड़े ना थोड़े कहीं ना कहीं इंडिया लैंग्वेज में, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ आर्टिकल है हमारा, मतलब वहाँ पर है शेड्यूल्ड 8 शायद, हाँ शेड्यूल्ड 8 आर्टिकल 22, शेड्यूल्ड सेक्शन 22 सेक्शन 8, जहाँ भी थोड़ा मेरे डाउट हो रहा है वहाँ जाके देखो, उसमें लिखा है साफ लिखा है जितना भी मतलब लैंग्वेज ऐड हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी लैंग्वेज में अलग अलग है कहीं ना कहीं स्टेट में, वो सब लैंग्वेज में आपको अलग समझ, इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी में देखते हो, और उसी लैंग्वेज स्टेट में भी देख सकते हो। ओके, चलो फिर देखते हैं। जैसे मैं बोला यहाँ पर देखो उड़ीसा के लिए उड़िया भी है एक्स्ट्रा, मणिपुर के लिए मणिपुरी है, महाराष्ट्र कोंकणी है, कन्नाडा के लिए कन्नाडा कोंकणी है, तमिल है। ओके, लेकिन देखो ऑफिशियल स्केल 2 स्केल 3 के लिए डायरेक्ट जो एग्जाम होगा वो भी वही सेम होगा, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा अलग सा होगा। एंड स्पेशल कैटेगरी के लिए भी वही सेम है, लेकिन स्पेशल थर्ड के लिए भी वही सेम है। तो बस इतना ही था, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। जब सिलेक्शन जाएगा कट ऑफ के लिए देखो अलग अलग सब पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी के लिए, मान के चलो ऑफिस असिस्टेंट में जनरल के लिए 80 से, मान के चलो प्रीलिम की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम में ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरे हो, वहाँ पर प्रीलिम में आउट ऑफ 80 मान के चलो 70 गया, तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं कम जाएगा, मान के चलो 68 गया। SC एंड ST वो और भी कम जा सकता है और कम जाता है, तो वही बेसिस में आप कट ऑफ वो क्लियर हो गए एंड विथ सेक्शनल भी कोई क्लियर हो गए, मतलब तो आप क्लियर हो। तो मैं आशा करता हूँ आप सब कुछ समझ लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड आज से अप्लाई कर दो, लास्ट डेट तक मत रुको, एंड आपको वेरी बेस्ट, आप आराम से एग्ज़ाम देना, बेस्ट ऑफ लक, आराम से क्रैक करो, बहुत सारे वैकेंसीज है। तब तक के लिए मैं और एक लेसन्स एंड सेशंस लेके आता हूँ, एंड आज या कल से फिर रेगुलर क्लासेस में करूँगा, प्ले लिस्ट में मैं अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।